आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शुक्रवार का दिन है, 10 अगस्त तारीख है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज के दिन भर का एजेंडा फटाफट बताता हूं आपको। पिछले कुछ दिनों से जारी किसानों की महापंचायत ने आंदोलन में जान फूंक दी है और इसी कड़ी में आज पंजाब में भी बैठक हुई। क्या हुआ इस बैठक में और किसानों की डिमांड पर सहमति बनी या नहीं? साथ में एक विश्लेषण आंदोलन के 9 महीने बाद उसके स्वरूप को लेकर भी होगा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कह दिया कि किसी भी बाहुबली को और माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। तो हुआ यह है कि मायावती ने मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया। किनारा तो कर लिया, लेकिन इसका असर यूपी की पॉलिटिक्स पर कैसा दिखेगा समझेंगे। फिर बात शरद पवार की, जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। उनके गुस्से का सोर्स क्या है समझेंगे। और आखिर में बात उस राड की जो मैनचेस्टर में आखिरी टेस्ट मैच रद्द होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर इंग्लैंड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच गई है। तो शुरू करते हैं हेडलाइन से। खुशबू लाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर भी जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने को भी कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रीवाल से उनका मुकाबला होगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पीपी चंदपोरा के पास आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक जवान घायल हुआ है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर है और वो लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक कर रही हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के अलावा 37 पदाधिकारी शामिल हैं। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम वचन निभाएंगे नाम प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से 12,000 किलोमीटर चलेगी। यात्रा बड़ी ग्राम पंचायतों और कस्बों से होकर गुजरेगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस पर विशेषज्ञों से परामर्श भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 17 होटलों को लोन ना चुकाने पर एक निजी बैंक ने टेक ओवर का नोटिस भेजा है। जिला पर्यटन अधिकारी पृथ्वी पॉल सिंह ने बताया कि हम मामले की जानकारी राज्य सरकार को देंगे। इस पर अंतिम फैसला सरकार ही लेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की तालिबान ने हत्या कर दी है। रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले टॉर्चर किया और उसके बाद बेरहमी से मार गिराया। ये घटना पंजशीर की बताई जा रही है, जहां पर अभी भी तालिबान का संघर्ष जारी है। और सरकार ने आईआईपी यानी उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 11.5% रहा। इससे पहले जून में औद्योगिक उत्पादन 13.6% रहा था। सालाना आधार पर देखें तो आईआईपी ग्रोथ -10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई है। बात किसान आंदोलन की करते हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन की कई छवियां हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कड़कती ठंड और बरसात में डटे किसान, विज्ञान भवन में सरकार से कई दौर की असफल बातचीत करते किसान, थक कर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में आक्रोशित किसान। दंगे और उपद्रव के आरोपों में किसान आंदोलन जरा मंद पड़ गया था, लेकिन कुछ रोज पहले मुजफ्फरनगर और फिर करनाल में किसानों की महापंचायत हुई, लामबंदी हुई और आंदोलन में नए सिरे से जान फूंक दी गई। अब पंजाब के 32 किसान संगठनों की कचहरियां चंडीगढ़ में लगी, जहां बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया था। लिहाजा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे, आम आदमी पार्टी भी पहुंची, शिरोमणि अकाली दल के नेता भी पहुंचे। किसान चाहते थे कि पंजाब चुनाव के ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक ये राजनीतिक दल अपना प्रचार ना करें, रैली ना बुलाएं, क्योंकि इससे लोग बिखरेंगे, बटेंगे और आंदोलन कमजोर होगा। तो चंडीगढ़ में हुई आज की बैठक में क्या हुआ? क्या किसानों की डिमांड्स पर कोई सहमति बनी? यही पूछा मैंने चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। देखिए, जहां तक आज 2 दर्जन से अधिक किसान संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग का सवाल है, आज जो मीटिंग हुई इसमें किसान जथेबंदियों ने, किसान संगठनों ने अपनी टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश की। सबसे पहले सभी नेताओं से पूछा कि उनकी पार्टी ने किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, कृषि के लिए क्या काम किया, उनसे ये पूछा गया। उसके बाद सबको ये हिदायत दी गई कि जब तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हो जाती तब तक
आप किसी भी कैंपेनिंग या रैली को संबोधित नहीं करो। वहीं अगर कुछ नेताओं की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें आए और पहले उन्होंने एक जुमला दिया था कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, तो उसको बुला करा नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय पहले ही जो स्थल था मीटिंग का वहां पर पहुंच गए, लेकिन किसानों ने उनको अपने समय के मुताबिक ही भीतर बुलाया बातचीत के लिए। सिद्धू से कुछ नेता नाराज भी नजर आए क्योंकि सिद्धू अपने साथ भारी भरकम जो प्रशासनिक अमला था, उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको लेकर चले। उसके अलावा कई नेताओं से सवाल जवाब किए गए, लेकिन सभी नेताओं ने जो भी बातचीत की वो किसानों को सामने रखकर की। इस वक्त किसान राजनीति और राजनेताओं पर हावी है और किसी राजनेता की और राजनीतिक पार्टी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, हिम्मत नहीं कि किसानों की मर्जी के खिलाफ कुछ बोल जाएं। सभी पार्टियां अब कृषि संगठनों के सामने नतमस्तक हैं क्योंकि चुनाव सिर पर है। कोई भी पार्टी किसानों से पंगा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए चुपचाप आए, उनकी बात सुनी और हाथ जोड़कर चल दिए। मंजीत, कुछ लोगों का ये मानना है कि तीनों कृषि कानून रद्द करने की जो शुरुआती मांग थी उससे वो भटक गए हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी वो कर रहे हैं ये उन मांगों के ही अलग अलग सिरे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 9 महीने बीत जाने के बाद आंदोलन के स्वरूप को लेकर क्या सभी किसान संगठन एकमत हैं या उनमें मतभेद भी हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी जो शुरुआती महीनों की बातचीत करें तो काफी ज्यादा किसान उसमें पहुंचे थे। पंजाब के आप कहानीकार ले लीजिए, गीतकार ले लीजिए या फिर गायक ले लीजिए, सभी किसानों के मंचों पर पहुंचते थे। लगातार जोश बना हुआ था। उसके बाद आंदोलन को जिंदा रखने के लिए किसान संगठनों को काफी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष इस तरह की अपील करनी पड़ी क्योंकि जो डोनेशंस थी वो रुक गई और धीरे धीरे जो वहां पे संख्या थी किसानों की वो थोड़ी थोड़ी करके घटने लगी। उसके 2 बड़े कारण थे। एक तो जो किसान थे वो फसल काटने के लिए अपने गांव में चले गए थे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि कई राज्यों में, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां के जो छोटे छोटे इश्यूज थे किसानों से संबंधित, उनकी वजह से भी जो किसान संगठन थे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। पंजाब में कई जगह पर कई चुनावी रैलियां हुई, किसान पंचायतें भी आयोजित की गई, हरियाणा में भी आयोजित हुई और उत्तर प्रदेश में भी आयोजित हुई। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली में जो इनका फोकस था उस पे उनकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई। अब बात संगठनों की एकता की आती है तो इसमें से जो पंजाब की जथेबंदियां हैं वो चुनाव और राजनीति से दूर रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच पर जगह नहीं दी है और वो इस आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते। लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिनके मन में चुनाव लड़ने की हिलोरें पल रही हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते। खुद हरियाणा के एक बड़े किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की अगर बात करें तो पिछले वो विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पत्नी भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ चुके हैं और वहीं योगेंद्र यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और अभी भी वो इस तरह की बातें गाहे बगाहे जाहिर करते रहे। अच्छा मंजीत, चुनाव लड़ने को लेकर क्या असमंजस है? क्या ये किसान संगठन अलग से कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं या बनाने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक किसान संगठनों का संबंध है, ज्यादातर किसान संगठन और किसान नहीं चाहते कि किसान नेता चुनाव के मैदान में उतरें, क्योंकि उनका मानना है कि अगर नेता चुनाव के मैदान में उतर गए तो उनका आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने से ये जरूरी नहीं कि उनकी समस्या का हल निकल जाएगा। इसलिए हमने बहुत सारे किसानों से भी बातचीत की, उनका यही मानना है कि किसानों को और किसान नेताओं को चुनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि उससे आंदोलन पर फर्क पड़े। बहुत सारे जो किसान संगठन है, ज्यादातर किसान संगठन जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। हालांकि ये लोग साफ कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में मुखालफत करेंगे, लेकिन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और फिलहाल कुछ नेताओं ने मंशा जाहिर की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं की बात करें तो गुरनाम चढ़ूनी का संबंध आम आदमी पार्टी से रहा है और कांग्रेस पार्टी भी अब हरियाणा में खासकर अब इन किसान संगठनों को मदद कर रही है। आरोप भी लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन में पैसा दिया है, मदद की है, हालांकि किसान नेताओं ने इसे इनकार किया है। पंजाब सरकार तो खुलकर ही किसान संगठनों के साथ रही है और काफी मदद भी किसान संगठनों को की है। सो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है इसको गैर राजनीतिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कौन से नेता और कितने ज्यादा
नेता राजनीति के पक्ष में है, ये कहना मुश्किल है। यूपी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक उठापटक रोज ही जारी है, होगी भी। विधानसभा चुनाव करीब हैं तो जोड़ तोड़ जमकर हो रही है। नई खबर यह है कि बीएसपी ने मुख्तार अंसारी से किनारा कर लिया है। तर्क तो ये दिया गया कि माफियाओं को बीएसपी टिकट नहीं देगी, लेकिन ये बात इतनी सरल है नहीं। सिद्धांत की बातें ठीक हैं, लेकिन 2017 में यही बीएसपी थी और यही मुख्तार जब इन्हें समाजवादी पार्टी से निकाला गया, यही वजह बताकर, लेकिन बीएसपी ने मुख्तार को झट से लपका था। तो माफिया वाली छवि का ख्याल नहीं रहा था उस वक्त बीएसपी को। लेकिन खैर, राजनीतिक मजबूरी भी कोई चीज़ होती है और मुख्तार आपराधिक छवि के भले हों, लेकिन राजनीतिक रसूख कम नहीं है उनका। मऊ के तर भी कुछ जिलों में बराबर दबदबा रखते हैं। तो सवाल अब यही है कि बीएसपी ने तो चाहे जो समझ के उनसे किनारा कर लिया हो, लेकिन मुख्तार मऊ में एक खासा दबदबा रखते हैं, आसपास के इलाके में भी प्रभाव है उनके परिवार का। तो बीएसपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है अगर मुख्तार खिलाफ होते हैं, जो कि दरकिनार किए जाने से होंगे ही। यही पूछा हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर मनोज सिंह से, जो पूर्वांचल की राजनीतिक हलचलों पर नजदीकी नजर रखते हैं। देखिए, अंसारी परिवार का तो मऊ, गाजीपुर और प्रभाव है और कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीटों पर वो लोग अच्छा दखल देते हैं। तो वो इस तौर पे तो देखा जाए तो बसपा को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि अंसारी परिवार मुख्तार के भाई भी जो हैं वो सांसद है गाजीपुर से और उनके एक और भाई भी विधायक रह चुके हैं। तो देखा जाए तो अंसारी बंधु जिसके साथ जाते हैं तो वो उनको कुछ न कुछ सीटों की संख्या तो देते ही हैं। अच्छा मनोज, अंसारी बंधुओं का इतिहास दल बदल का काफी रहा है। कई दफे पार्टी बदली, एक बार तो दल भी बना लिया, तो फिर उसी मुहाने पर खड़े हो गए हैं वो। अब आगे क्या करेंगे? ऐसी कोई सुगबुगाहट जो आप महसूस कर पा रहे हों? वो इस इलाके में अपना प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वो हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए वो राजनीतिक दलों से सौदेबाजी उनकी होती रहती है। कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। सपा बसपा का जो अखिलेश ने इसी तरह से इस बार मायावती जी बोल रही हैं कि हम उनको टिकट नहीं देंगे, उनकी आपराधिक छवि है। उसी तरह से पिछले बार अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब उन्होंने अपने ही मुख्तार अंसारी का और फिर अतीक अहमद का, इन लोगों से एक दूरी दिखाने की कोशिश की थी। बाद में उनको समझ में आ गया कि ये इनकी छवि चाहे जिस तरह की भी हो, लेकिन इनका अपने इलाके में दबदबा है और मतदाताओं पर पकड़ है। तो एक राजनीतिक जो सच्चाई होती है उसको सपा ने इस बार स्वीकार कर लिया है और वो उनको अपने साथ ले आई है। आखिरी सवाल है मनोज, ओवैसी भी मौका देखकर इस मौके पर चौका लगाने चले आए, तो उन्होंने ऑफर किया है मुख्तार को कि जब और जहां से चाहें हमारे टिकट पर लड़ लें। तो यूपी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते ओवैसी का स्वार्थ इससे सिद्ध हो पाएगा? ये ओवैसी तो खुला मतलब खेल रहे हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब जो सबसे कमजोर वाली बात है कि प्रदेश के जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो पिछले बार भी उन्होंने कि अगर ओवैसी को वोट देंगे तो उनका वोट बटेगा और बीजेपी को इसका फायदा है। एक ऐसा फैक्टर है अल्पसंख्यकों को उनसे साथ जोड़ने से रोकती है। जबकि ओवैसी का जिस तरह का तेवर है, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह का उनका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे देखने में आता है कि अल्पसंख्यक के बीच खासकर जो युवा है उसको बहुत आकर्षित करते हैं। लेकिन ये एक बीजेपी का जो भय है और बीजेपी के दबाव के कारण जो अल्पसंख्यक समुदाय है अपना वोट बटने नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए ओवैसी की सभाओं में लोग सुनने आते हैं, भीड़ होती है। लेकिन वो पिछले बार भी 2017 के चुनाव में भी जब वो आ रहे थे और भाषण दे रहे थे तो काफी भीड़ होती थी, लेकिन उनको वोट नहीं मिला, बहुत कम वोट मिला। इस बार सपा और बसपा भी मुस्लिम मतों पर अपनी निगाह लगाए हुए हैं और वो लोग भी उसको कार्ड खेल रहे हैं। बल्कि सपा ने तो थोड़ी सी इसमें और मेहनत की है कि मुख्तार अंसारी परिवार तक को भी अपने साथ लिया है।
तो अब ओवैसी को ये समझ में आ गया है कि अब जनाधार है और इस सरकार में और राजनीतिक कुछ मजबूरियों के नाते, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जैसे लोग एक हाशिए की तरफ धकेल दिए गए हैं, तो उनको अपने साथ लाकर एक आक्रामक ढंग से अपना वजूद बना सके। यूपी के जमींदारों की कहानी है, जिनके पास किसी वक्त बड़ी बड़ी हवेलियां और जमीनें थीं। लैंड सीलिंग एक्ट के बाद उनकी जमीनें सिकुड़ गईं। हालत यह हो गई कि उनके पास हवेलियों के रख रखाव की ताकत भी नहीं बची। लेकिन वो जमींदार रोज सवेरे उठकर जमीन को देखते हुए यही कहते थे कि ये सब हमारा है। तो कांग्रेस की मानसिकता भी कुछ उन्हीं जमींदारों जैसी ही है और इसे हकीकत को स्वीकारना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने। इंडिया टुडे के साहिल जोशी और राजदीप सरदेसाई के साथ बातचीत के दौरान शरद पवार की इस टिप्पणी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय मौजूदगी रखने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के खिलाफ हाल फिलहाल टिप्पणी करने वालों में टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है। उन्होंने दिल्ली में ईडी के दफ्तर से निकलते ही कहा था कि बीजेपी अगर समझती है कि टीएमसी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की तरह डर जाएगी तो वो गलत समझती है। ये दोनों बयान इसीलिए अहम हैं क्योंकि दोनों ही कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं और जहां तक सवाल शरद पवार का है, वो कांग्रेस पर ऐसी तल्ख टिप्पणियां नहीं करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी ली है, तो क्या इसकी वजह किसी तरह की कोई अंदरूनी कड़वाहट है? ये जाना हमने मुंबई में इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर साहिल जोशी से, जिनसे बातचीत के दौरान ही शरद पवार ने ये सारी बातें कही थी। देखिए सर, तो जो इंटरव्यू हमने किया उसका एक अंश कल हमने इंडिया टुडे और आज तक पे चलाया है। पूरा इंटरव्यू कल मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का मराठी वेब चैनल है उस पर ये पूरा इंटरव्यू आएगा कल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को लेकर शरद पवार हमेशा बात करते रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक बात की है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, जो इंटरव्यू के दौरान भी हमको लगा, क्योंकि सवाल हम उनको बार बार पूछ रहे थे कि जिस तरीके से 2024 के मद्देनजर क्या महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, 3 अलग अलग पार्टियां साथ में आई और उन्होंने सरकार बनाई, क्या उस तर्ज पर एक राष्ट्रीय लेवल पर भी लोगों को साथ में लाने की, उनको कुछ एक अलायंस बनाने की, ताकि अपोजिशन यूनिटी बनाकर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की कोई कोशिश चल रही है क्या, ये हम उन्हें पूछ रहे थे। उसके जवाब में बात करते समय उनका ये मानना था कि भले ही सारी पार्टियां साथ में आए लेकिन नंबर्स उनके साथ में नहीं है। और नंबर्स क्यों साथ में नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस का जो नंबर है वो काफी हद तक घट चुका है और कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है इन सारी पार्टियों में जो बीजेपी को एक नेशनल लेवल पे अल्टरनेटिव के रूप में उभर सकती है। लेकिन कांग्रेस की इंटरनल इश्यूज जो है उसके वजह से वो उन्होंने इलैबोरेट नहीं किए। उसमें से एक मुद्दा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में रखा, जो उनका ये कहना है कि पास्ट ग्लोरी में अपने जो इतिहास में अभी भी कांग्रेस रह रही है। कांग्रेस को प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिटी आना चाहिए। अगर कांग्रेस रियलिटी में आती है तो इस तरीके का अलायंस पॉसिबल हो सकता है। रियलिटी में नहीं जी रही है, आज की स्थिति समझकर अपना काम नहीं कर रही। महाराष्ट्र के एक्सपेरिमेंट में महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो नेता है, विधायक है, उन्होंने ये बात कांग्रेस हाईकमान के पास या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पास रखी कि महाराष्ट्र में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी को दूर रखकर हम यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं शरद पवार कहने की कोशिश कर रहे थे। साहिल, बिल्कुल उनकी बात का मर्म यही समझ आता है कि कांग्रेस मौजूदा वक्त में जिए। लेकिन बीते दिनों दिल्ली में शरद पवार ने गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग भी की थी। क्या कहीं ये फिर से एक नए विपक्षी मोर्चे के बनने की संभावना की तरफ तो इशारा नहीं है? देखिए, इस बारे में हमने स्पेसिफिक सवाल उनको पूछे थे। मैंने और दीप, हम दोनों ने उनको स्पेसिफिक सवाल पूछे थे और उनका ये कहना था कि किसी मुद्दे पर वो साथ में आ सकते हैं। अभी भी कई मुद्दों पर विपक्षी साथ में दिखाई देते हैं, साथ में आते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन अगर सत्ता के लिए या फिर चुनाव के लिए साथ में आना है तो उसके लिए एडिक्वेट नंबर्स उनके पास नहीं है। ये वो बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने मसलन मेरा सवाल उनको था कि जैसे 2004 में ये हो पाया, उनका ये कहना था कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस काफी है विपक्ष में भी। जैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस की बनती नहीं है केरला में, ममता और कांग्रेस की बनती नहीं है, टीएमसी और कांग्रेस की बनती नहीं है वेस्ट बंगाल में।
तो ये इंटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस है, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है, वो काफी है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नंबर्स का गेम कैसे है, उनका ये कहना था। जैसे मैंने उनको पूछा कि 2004 में तो कम्युनिस्ट भी उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, ममता बनर्जी खुद उस सरकार में मंत्री थी, और 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन पाई थी, तो तब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थे क्या? तो उनका ये कहना था कि लेकिन तब कांग्रेस के पास 140 नंबर थे, आज की तारीख में कांग्रेस के पास 40 या 50 ही नंबर है। ऐसी स्थिति में ये इस तरीके से बड़ा गठबंधन बनना बड़ा मुश्किल है। ये बात उनकी रखने की कोशिश थी। दूसरी उनकी बार बार जो बात मैंने सवाल के जवाब में भी कहा था कि जो उनका मानना है कि रियलिज्म में रहने की बहुत जरूरत है। जो रियलिटी है आज की राजनीति की और अपने ताकत की रियलिटी अगर कांग्रेस समझे तो उनको लगता है कि बहुत सारी चीजें सुलझ सकती है राजनीति में। ये वो कहने की बार बार कोशिश कर रहे थे हम, जब हमसे वो बात कर रहे थे तब। यानी कोई वो मुगालते ना पाले अपने ताकत को लेकर, तभी ये चीजें बन पाएगी, तभी ये ग्रैंड अलायंस बन पाएगा। ये बात उन्होंने अपनी बातचीत में रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। इंडिया और इंग्लैंड के बीच बड़ी रोमांचक टेस्ट सीरीज चल रही थी। मजा ले रहे थे बहुत लोग। मैदान में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर थी और मैदान से बाहर फैंस और एक्स क्रिकेटर्स के बीच बैंटर जम के चल रहे थे। आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर श्रृंखला का 5वां टेस्ट मैच भी होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह टेस्ट मैच रद्द करना पड़ गया। वजह बना कोरोना। आपको पता होगा, टीम इंडिया के जो हेड कोच हैं रवि शास्त्री और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके 3 मेंबर चौथे टेस्ट के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। लेकिन मामला हाथ से तब निकला जब असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी 5वें टेस्ट से पहले पॉजिटिव पाए गए। योगेश कई खिलाड़ियों की चोटों की निगरानी कर रहे थे, जिसके चलते वो कई प्लेयर्स के संपर्क में आए थे। एहतियातन टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का RT-PCR टेस्ट कराया गया, जो कि नेगेटिव आया। इसके बाद दोनों बोर्ड्स ने मैच को तय समय यानी आज से शुरू करने पर सहमति जताई थी। मगर मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले इस टेस्ट मैच को टालने का फैसला ले लिया गया और इस तरह से एक मज़ेदार सीरीज का दुखांत हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल गरमाया हुआ है, तलवारें खिंची हुई हैं, घोर कंफ्यूजन की स्थिति है। सीरीज में 2-1 से आगे होने के कारण क्या भारत को विजेता मान लिया जाए? भारतीय खिलाड़ियों का क्या रुख था और BCCI का अगला कदम क्या रहने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथी जो हैं कुमार केशव, उन्होंने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स तक के मैनेजिंग एडिटर विक्रांत गुप्ता से। अच्छा विक्रांत जी, तमाम कंफ्यूजन के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि मैनचेस्टर टेस्ट जो है अभी के लिए रद्द हो गया है और सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। लेकिन जब ये मैच निकट भविष्य में होता नहीं दिख रहा है तो सीरीज का नतीजा क्या रहने वाला? कोई क्लैरिटी है इसको लेकर? कोई क्लैरिटी नहीं है जी। सीरीज के नतीजे की एज ऑफ नाउ आप 2-1 से लीड कर रहे हैं। BCCI कह रहा है कि अगले साल आ जाएंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, सीरीज पूरी कर लीजिएगा। इंग्लैंड ने कहा थैंक यू वेरी मच, आप अगले साल आइए, हम एक टेस्ट मैच खेल लेंगे आपके साथ अलग से। लेकिन उनके CEO ने ये कहा है अभी कि उसको एक वन ऑफ टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। तो अभी भी कंफ्यूजन है। BCCI चाहता है कि सीरीज का डिसाइडर अगले साल खेला जाए। ECB कह रहा है कि अगले साल जो आप एक टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं वो कॉम्पनसेशन टेस्ट मैच होगा। वो मुझे लगता है कि अभी भी यही चाहेंगे कि ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, लेकिन आप 2-1 से लीड कर रहे थे और शायद उनकी कोशिश ये रहेगी कि अभी भी वो इस नतीजे को ये मनवाने की कोशिश करें कि भारत ने मैच फोरफीट किया। शायद ऐसा ना हो बिकॉज इसमें लीगल पेच बहुत सारे हैं। आपको इंश्योरेंस कब मिलेगी, किस क्लॉज में मिल सकती है, किस में नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है द लास्ट इज नॉट बीन हर्ड ऑन दिस। अच्छा, खबरें ऐसी भी आई थी कि इंडियन प्लेयर्स ने इस मैच में ना खेलने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी थी। तो खिलाड़ियों के क्या एप्रीहेंशंस थे? आपके पास कुछ डिटेल जानकारी? खिलाड़ियों के सिंपल एप्रीहेंशंस थे जी कि हमारे कमरे में दीमक आ चुका है, दीमक कहीं पर भी लग सकता है, हमारे खेमे में आ गया है कोविड, तो हम में से किसी को भी हो सकता है। और अंदर की बात यह है, देखिए ये फैक्ट है कि चेन बनती है, आप जानते हैं कोविड की 3-3 दिन की, और एप्रीहेंशन है कि यार ऐसा ना हो कि किसी और को भी इसके बाद 1-2 दिन में कोविड आ जाए। पहले तो कोविड कोई नहीं चाहेगा हो, उनके खिलाड़ियों के परिवार भी उनके साथ हैं, और दूसरा ये भी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कोविड आता है तो टेक्निकली फिर IPL खेलना उनके लिए शुरू में बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। सो आई थिंक एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर शायद प्लेयर डरे हुए थे और वाजिब भी था उनका डरना। आई थिंक हम सब उनके साथ हैं, लेकिन आपको ये भी पूछना होगा ना सवाल कि आपने हालात यहां तक पहुंचाए कैसे? क्या ये हालात इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पहुंचाए, मैंने पहुंचाए, आपने पहुंचाए, या फिर ये इस टीम मैनेजमेंट की और BCCI की गलती?
अच्छा, सोशल मीडिया पे इंग्लैंड के कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं और फैंस जो हैं वो टीम इंडिया पर दोष मढ़ रहे हैं, तो ये कितना उचित है जब इंग्लैंड ने खुद ही साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली वनडे सीरीज रद्द कर दी? देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर ये तो नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड सही है, भारत गलत है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भारत ने जो किया ठीक किया। इंग्लैंड ने भी पिछला दौरा छोड़ा था, लेकिन थोड़ा सा वो अलहदा था। उनके होटल में केसेस आए थे, होटल में मतलब वो फॉरेन कंट्री में थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर केसेस आए थे। नंबर 1, नंबर 2, उस वक्त तक वैक्सीन नहीं आई थी, आपको याद होगा। कोरोना का डर भी बहुत ज्यादा था। तो आप ये भी देखिए कि यहाँ पर होटल में केसेस नहीं आए हैं, यहाँ पर सामने वाले खेमे में केसेस नहीं आए हैं, ये तो आपके घर में केसेस आए हैं ना। आप विदेश में गए हैं, आपके घर पर केसेस आ गए, तो आप सामने वाले को थोड़ी पनिश कर सकते हैं उसके लिए। तो इंग्लैंड ने जो तब किया था और जो इंडियन अब किया है, मिलती जुलती कहानी भी है, लेकिन अलहदा कहानी भी है। एक आखिरी सवाल है कि क्या बीसीसीआई इस मामले की तहकीकात करेगा? कोई हाई लेवल इंक्वायरी होगी कैसे ये कोरोना का जो हाई विस्फोट हुआ? लेवल इंक्वायरी तो बीसीसीआई को करनी चाहिए थी तब जब 21 दिन की छुट्टी में भी आपके प्लेयर्स आए थे। आपको तो उस वक्त भी करनी चाहिए थी ना हाई लेवल इंक्वायरी, लेकिन आपने तो चिट्ठी निकाली, आपने लिखा कि अब आइंदा आपको एहतियात बरतनी है। और आप तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखते ही थे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप इंतजार करते हैं कि जब आग लगेगी उसी वक्त जाकर आग को बुझाया जाएगा। अब इंक्वायरी में क्या होगा? इंक्वायरी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है उनसे पूछा जाएगा, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? डैमेज हैज बीन डन ना। तो वक्त हो गया है विदा का। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखिए। इसके अलावा हम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर भी हैं। यहाँ दिन भर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है मेरे दोस्त कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो। हैप्पी वीकेंड।